एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां राजा जंगल में जलपरी को ढूंढ रहा होता है। तभी राजा को वहां अपना दोस्त जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। वो उसे वैद्य जी के पास इलाज करवाने लेकर जाता है। वहां वो राजा को बताते हैं कि उनके दोस्त को बेहोश हो जाने के बाद भी बहुत मारा है और अगर इनका इलाज जल्द से नहीं हुआ तो इनकी मौत भी हो सकती है। राजा सोचता है कि मेरे दोस्त ने मेरी मोहब्बत को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उधर जलपरी को पकड़ने मुखिया के आदमी पहुंच जाते हैं और जलपरी को पकड़ लेते हैं। अब राजा को मुखिया की नीयत के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करके उसे पकड़ लेता है। मुखिया की पत्नी को भी पकड़ लिया जाता है। राजा उसके गले पर तलवार रखकर जलपरी के बारे में पूछता है। तभी वो एक कमरे की ओर इशारा करती है। राजा जब उस कमरे में जाता है तो वहां बेहोश पड़ी हुई जलपरी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि जलपरी को रस्सी से बांधकर रखा हुआ था और उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान भी थे और उसके पास में ढेर सारी मोतियां भी थी। दरअसल वो मोतियां जलपरी को रुलाकर उसके आंसू के होते हैं, जिससे मुखिया की पत्नी बेचकर अमीर बनना चाहती थी। अब मुखिया की पत्नी वहां सभी लोगों से चिल्लाकर कहती है कि देखो, राजा इस खूनी जलपरी को बचा रहा है और इससे हमारे गांव में तबाही आएगी। तभी राजा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो सारे मोती वहां फेंक देता है, जिससे लोग उसे इकट्ठा करने में लग जाते हैं और फिर राजा जलपरी को उठाकर वहां से ले जाता है। वो जलपरी से कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो उसे ये भी कहता है कि मैंने एक ख्वाब देखा, उसमें हमारा फिर से जन्म हुआ और हम दोनों फिर से मिले। तुम मुझसे मिलने दूर समंदर से आई थी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुन शिमचियोंग को आई लव यू कहता है। शिमचियोंग उसे कहती है, क्या तुम मेरे हो गए? क्या तुमने हार मान ली? और हंसने लगती है। वो कहती है कि पहली बर्फबारी में तो मुझे हार माननी थी। जुन कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? तो शिमचियोंग कहती है कि लेकिन मुझे तो किसी ने बताया था कि इसी को प्यार कहते हैं। वो पूछता है कि आखिर कौन है वो? शिमचियोंग जुन के बारे में सोचकर कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और उसने मेरा बहुत ध्यान रखा। फिर जुन पूछता है कि क्या वो लड़का था? शिमचियोंग कहती है कि हाँ। अब जुन खुद से ही जेलस हो रहा था और कहता है कि कोई पागल ही होगा, तुम्हें ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। लेकिन शिमचियोंग कहती है, तुम उसे बुरा क्यों कह रहे हो? वो एक बहुत अच्छा इंसान है। जुन कहता है कि फिर उसी के पास चली जाओ, यहाँ मेरे साथ क्या कर रही हो? और मैंने सिर्फ कुछ जानने के लिए ही तुमसे आई लव यू कहा था, तुम मुझे गलत समझ रही हो। फिर शिमचियोंग जुन से आई लव यू कह देती है। जुन कहता है कि बस करो, अब पागल हो गई हो क्या? अब जुन और शिमचियोंग घर आते हैं। वहाँ पर उसका दोस्त उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों डेट पर गए थे? इस बार जुन का दूसरा दोस्त ताई जेलस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब जुन अपने रूम में सो रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, क्योंकि उसे वही शिमचियोंग वाली बात सता रही होती है। वो शिमचियोंग को आवाज लगाकर कहता है कि ओए ऊपर वाली, सुनो। तभी शिमचियोंग जल्दी से नीचे आ जाती है। जुन उससे कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, अजीब से ख्याल आ रहे हैं, क्या तुम उससे अभी भी मिलती हो? क्या तुम दोनों अभी भी साथ हो? शिमचियोंग कहती है कि हाँ, हम दोनों साथ हैं। जुन फिर उससे पूछता है कि आखिर वो लड़का कैसा है? शिमचियोंग जुन को देखकर कहती है कि बहुत प्यारा, उसकी आंखें चमकीली हैं। ये सब सुनकर जुन फिर से जेलस होता है और उसे कहता है कि ऐसे लड़कों से तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनमें दिल नहीं होता। फिर शिमचियोंग ये भी कहती है कि मैंने उसे आई लव यू भी कहा। जुन कहता है कि तुम हर किसी को कह देती हो, तुम्हारे लिए ये बहुत आसान है सबको कहना। अब चलो ऊपर जाओ और सो जाओ। आगे जुन जब सो रहा होता है तब उसे वही पास्ट वाला सीन याद आता है, जब राजा के दोस्त को घायल कर दिया गया था। उसकी शक्ल बिल्कुल जुन के अंकल यानी उसके डैड के सेक्रेटरी से मिलती थी। तभी जुन अपने अंकल को कॉल लगाता है, लेकिन देयंग ने उसके कार का एक्सीडेंट करवा दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जुन के डैड को पता चलता है कि उसके सेक्रेटरी का नशे की हालत में एक्सीडेंट हो चुका है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जुन के सौतेले भाई को अपनी मॉम पर शक होता है, क्योंकि उसे पता था कि सेक्रेटरी ड्रिंक नहीं करता था। उधर पुलिस वाले देयंग को पकड़ने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। तभी एक दूसरा पुलिस वाला आकर कहता है कि हमें उसे भी जल्द से जल्द पकड़ना होगा जो लोगों को लूट रहा है, यानी वो जुन की ही बात कर रहे थे। अब जुन और उसके दोस्त चाचा की भाभी को लूटने का प्लान बना रहे होते हैं। उन तीनों को नहीं पता था कि वो चाचा की भाभी है। तभी शिमचियोंग वहाँ आ जाती है, उनसे पूछती है कि क्या कर रहे हो? वो कहते हैं कि हम काम पर जा रहे हैं। शिमचियोंग पूछती है कि तुम कौन सा काम करते हो? ये सुनकर जुन कहता है कि हम लालची लोगों के पैसे को ठिकाने पर लगाने का काम करते हैं। फिर शिमचियोंग कहती है कि क्या तुम सरकारी मुलजिम हो? जुन कहता है कि नहीं, हम वो नहीं हैं,
हमारे काम का तरीका कुछ अलग है। फिर वो खुश हो जाती है और कहती है कि यानी कि तुम सरकारी मुलजिम से भी अच्छा काम करते हो, और फिर वहां से चली जाती है। अब उन तीनों के जाने के बाद शिमचोंग भी घर से निकल जाती है। बाहर देयंग होता है और वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी पुलिस देयंग को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाती है और उसे देख लेती है। लेकिन देयंग पुलिस वालों को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। अब शिमचोंग उसी ट्रैश बॉक्स में से अपने लिए कपड़े निकाल रही होती है। तभी वो देखती है कि वही छोटी सी लड़की जिसने शिमचोंग की पहले हेल्प करी थी, उसे दूसरी लड़कियां बुली कर रही होती है। शिमचोंग वहां जाकर उस बच्ची को समझाती है और कहती है कि अपने दोस्त को ऐसे बुली नहीं करते। अब वो बच्ची रोते रोते अपने मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम चाशा की भाभी यानी जिंजू होती है। उधर शिमचोंग और वो छोटी बच्ची एक शॉप पर साथ होते हैं। वो बच्ची बताती है कि उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है। तभी जिंजू अपनी बेटी के साथ वहां आ जाती है। जिंजू शिमचोंग का लुक देखती है और देखते ही रह जाती है। शिमचोंग बहुत सुंदर लग रही थी। वो सोचती है कि आखिर इसने कौन से सैलून में हेयर बनवाया है। फिर वो उसकी ड्रेसिंग सेंस देखती है। शिमचोंग ने अलग अलग कपड़े पहने थे, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर बहुत सूट कर रहे थे, और उसके शूज भी देखती है। फिर जुन शिमचोंग से पूछती है, आखिर तुमने मेरी बेटी को मारा क्यों? वो कहती है कि मैंने मारा नहीं, बस इसे समझाया क्योंकि मैं दोस्त हूँ। फिर जाते टाइम जिंजू से रहा नहीं जाता और वो शिमचोंग से पूछती है, आखिर तुम कौन से पार्लर में जाती हो? मुझे सच बताना, ये मत कहना कि ये तुम्हारी नेचुरल स्किन है। जिस पर शिमचोंग ये कहकर चली जाती है कि मेरा पार्लर सियोल में नहीं, बहुत दूर है। अब जुन और उसके दोस्तों का जिंजू को लूटने का प्लान फ्लॉप हो चुका था, इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं। जुन का एक दोस्त अपने दूसरे किसी काम से चला जाता है और जुन और ताय एक साथ कार में जाते हैं। तभी वहां जुन की मॉम अपने बेटे जुन को देख लेती है, लेकिन वो उसे आवाज लगाए इससे पहले ही जुन वहां से निकल जाता है। उसकी मॉम को पूरा भरोसा हो गया था कि ये मेरा बेटा जुन ही है। अब कार में जाते टाइम जुन ताय से पूछता है कि तुम इतने टैलेंटेड हो, आखिर तुम हमारे साथ क्यों काम कर रहे हो? ताय कहता है कि देखो तो कौन पूछ रहा है, आखिर तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? फिर जुन उसे अपने पास्ट की स्टोरी बताता है। जब वो अपनी मॉम की तलाश कर रहा होता है, तभी नामदू एक फर्जी डिटेक्टिव बनकर उसके पास से उसके पैसे लूटकर चला जाता है। बहुत दिनों बाद जुन उसे ढूंढ लेता है और वो उसे कहता है कि ऐसे गरीबों को लूटने से अच्छा तुम्हें अमीरों को लूटना चाहिए, वो लोग तो पुलिस कंप्लेन भी नहीं करते हैं। जुन की ये बात सुनकर नामदू से कहता है कि क्यों ना तुम भी मेरे प्लान में ज्वाइन हो जाओ। इसी तरह वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और अमीर लोगों को लूटना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जुन कहता है कि मैं ये काम तब तक करूंगा जब तक मुझे मेरी माँ नहीं मिल जाती और इतने पैसे नहीं मिल जाते कि मैं उनके लिए एक घर खरीद सकूं। लेकिन अफसोस जुन के पास आज घर और पैसे बहुत सारे थे, लेकिन उसकी माँ उसके पास नहीं थी। अब जुन का दोस्त शिमचोंग का एक्सरे लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि शिमचोंग को जो फ्रैक्चर हुआ था उसे कम से कम ठीक होने में 1 महीना लगता है, लेकिन शिमचोंग का वो फ्रैक्चर एक ही दिन में ठीक हो गया। इस बात से उसका दोस्त भी बहुत शॉक में था। अब वो ये बात चाशा को जाकर बताता है। चाशा कहती है कि कहीं वो लड़की ज़ॉम्बी तो नहीं है। तभी चाशा को अपने ऑफिस से कॉल आता है और वो एक नाम लेती है, किम दाम रियोंग। नामदू को याद आता है कि जुन के पास जो ग्रीन ब्रेसलेट है उस पर भी यही नाम लिखा है। फिर चाशा नामदू से ये कहकर चली जाती है कि उस लड़की पर नजर रखना। आगे शिमचोंग एक तालाब के पास होती है और उसमें कूदने वाली होती है, लेकिन तभी एक आदमी वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो आदमी भी एक मेल मरमेड था। अब वो शिमचोंग को अपने साथ ले जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ जमीन पर किसी जलपरी से मिलूंगा। फिर वो उसे पूछता है कि आखिर तुम वहाँ क्या कर रही थी? शिमचोंग उसे बताती है कि उसे भूख लगी थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो पानी में कूदकर मछलियां खाने जा रही थी। ये सुनकर मेल मरमेड कहता है कि तुम्हें तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वो उसे कीमती मोती बताता है। शिमचोंग कहती है कि ये हमारे आंसू हैं। तब वो मेल मरमेड कहता है कि इनकी यहाँ बहुत कीमत मिलती है। फिर वो उसे समझाते हैं कि कैसे अपने आंसू इकट्ठे करने हैं। शिमचोंग कहती है कि मैं तो बहुत बार रो चुकी हूँ, अब मैं भी ढेर सारे मोती इकट्ठे करूंगी और जुन को दे दूंगी। शिमचोंग फिर उसे जुन के बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है, इसलिए यहाँ है। लेकिन जुन उससे अभी प्यार नहीं करता है। फिर मेल मरमेड उसे कहता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम जमीन पर ज्यादा टाइम रहोगी तो मर जाओगी, और अगर तुम्हें जमीन पर ज्यादा टाइम तक रहना है
तो ये जरूरी है कि वो इंसान भी तुमसे प्यार करे जिससे तुम करती हो। ये सब सुनकर शिमचोंग उदास हो जाती है, लेकिन वो मेल मरमेड कहता है कि फिक्र मत करो, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब वो उसे ये भी बताता है कि वो भी एक लड़की से प्यार करता है और इसीलिए वो यहाँ पर आया था, लेकिन जब उस लड़की को उसकी सच्चाई के बारे में पता चला तो उसने उसे छोड़ दिया। वो शिमचोंग से कहता है कि तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि जुन को तुम्हारे बारे में सच पता ना चले, वरना वो भी तुम्हें छोड़ देगा। अब वो कहता है कि इसके लिए चलो हमें सबसे पहले तुम्हारा मेकओवर करना होगा और हमें पैसों की जरूरत होगी। इसीलिए वो दोनों इमोशनल ड्रामा देखते हैं और अपने आंसू को इकट्ठा करते हैं। अब आगे शिमचोंग और वो मेल मरमेड ढेर सारी शॉपिंग करके अच्छे कपड़े पहनकर जुन के घर आते हैं। वो जुन से कहता है कि मेरा नाम यू जंग हुन है, मैं मेरी दोस्त को छोड़ने आया हूँ और इसका ध्यान रखना। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना चालू कर देते हैं, जिसे देखकर जुन जेलस होता है और शिमचोंग को घर के अंदर भेजकर जोर से दरवाजा बंद कर देता है। अब नाइट में जुन सो रहा होता है और उसका वो दोस्त वो ग्रीन ब्रेसलेट चुराने आता है, लेकिन जुन को पता चल जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने ये इसीलिए संभाल के रखा हुआ है ताकि शिमचोंग जब यहाँ से वापस जाएगी तो मैं उसे ये लौटा दूंगा। उसे ये सारी बातें सुनकर उसका दोस्त कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम कब से इतने शरीफ बन गए। फिर जुन वही पास्ट सीन याद करता है जब राजा ने वो ग्रीन ब्रेसलेट पहना होता है। वो सोचता है पता नहीं जब से मैं इस लड़की से मिला हूँ मेरे साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिमचोंग फैशनेबल स्कर्ट पहनकर आती है। जुन के दोनों दोस्त उसे देखते ही रह जाते हैं और उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। तभी वहाँ जुन आ जाता है और उसे जाकर पैंट पहनने को कहता है। उसका दोस्त जुन से कहता है क्या अब ये सब भी तुम डिसाइड करोगे कि कौन क्या कपड़े पहनेगा। जुन कहता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ और सबको मेरी बात माननी होगी। शिमचोंग भी ड्रेस चेंज करके आ जाती है। फिर ब्रेकफास्ट करते टाइम जुन को पता चलता है कि शिमचोंग कहीं बाहर जाने वाली है, इसीलिए वो उसे कहता है कि बहुत दिनों से घर की सफाई नहीं हुई है, इसीलिए तुम घर में रहकर आज घर की सफाई करोगी। ताई कहता है कि मैं घर की सफाई कर दूंगा, लेकिन जुन उसे मना कर देता है। अब जुन और उसके दोनों दोस्त अपने काम के लिए जाते हैं। जुन अपना फोन घर में ही भूल जाता है, इसीलिए वो उसे लेने फिर से घर आ जाता है, पर शिमचोंग सफाई कर ही रही होती है। सफाई करते करते उसे स्विमिंग पूल में तैरने का मन करता है और वो जलपरी बनकर तैरने लगती है। फिर शिमचोंग को उसके मेल फ्रेंड की बात याद आती है कि उसकी सच्चाई पता चलने पर उसके प्यार ने उसे छोड़ दिया। अब जुन वहाँ आ जाता है, शिमचोंग को स्विमिंग पूल में देख लेता है। शिमचोंग को लगता है कि अब उसका सच सामने आ जाएगा, लेकिन जुन उसे थोड़ा ही देख पाता है। फिर शिमचोंग उसे वहाँ से जाने को कहती है। इतनी देर में वो कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। फिर जुन उसे डांटने लग जाता है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, इस घर में सिर्फ मर्द ही रहते हैं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। अब जुन उसके दोनों दोस्तों को जाकर कहता है कि अब तुम जब भी घर आओगे तो डोरबेल बजा कर ही आना, और ये कहते हुए अंदर आओगे कि मैं घर आ गया हूँ। आगे शिमचोंग अपने मेल मरमेड फ्रेंड जंगहुन से मिलने जाती है। वो उसे बताती है कि आज उसका सच जुन के सामने आने ही वाला था, लेकिन वो बच गई। जुन कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। फिर उसे ये भी बताता है कि इंसान बहुत झूठे होते हैं, अगर कोई तुमसे झूठ बोल रहा होगा तो वो इंसान तुमसे अपनी नजरें नहीं मिला पाएगा, हकलाने लगेगा, अपने कानों पर हाथ लगाने लगता है और अपने हाथों को बांध लेता है। अब जुन चाशा से मिलने जाता है। वो उसे कहता है कि उसके दोस्त ने कहा है कि तुम किसी चीज पर रिसर्च कर रही हो। चाशा कहती है कि हाँ, हमें बहुत पुराना शिप मिला है। अब चाशा उसे लेबोरेटरी लेकर जाती है, जहाँ पर उसे वही पॉट दिखती है जिस पर इंसान और जलपरी की किस करती हुई तस्वीर है। अब जुन जब उस पॉट को गौर से देखता है तो उसे वही पुरानी स्पेन की धुंधली धुंधली बातें याद आती है। जुन अपने ये याददाश्त वाली प्रॉब्लम डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वो डॉक्टर से कहता है कि जब से स्पेन गया था तो मुझे वहाँ की मेमोरीज याद नहीं है और मुझे अजीब अजीब से ख्वाब आते हैं। डॉक्टर उसे समझाता है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। फिर डॉक्टर जुन को हिप्नोटाइज करता है। जुन को फिर से ख्वाब में अपना पास दिखाता है, गांव का मुखिया, उसका दोस्त, और जैसे ही उसे मरमेड की शक्ल दिखाती है वो एकदम से उड़ जाता है। जुन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो सोचता है कि शायद ये मेरा इल्यूजन है। आगे जुन जब घर आता है उसे शिमचोंग की शक्ल देखकर वही मरमेड याद आती है। अब जुन उससे पूछता है कि क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो। शिमचोंग कहती है कि हाँ। तभी जुन अनाउंस करता है कि आज से कर्फ्यू है।
जो भी मेरे घर 8 बजे के बाद आएगा उसे बाहर ही सोना पड़ेगा। अब 7:30 बज चुके थे, इसीलिए शिमचोंग जाने से मना कर देती है और कहती है कि अब मैं कल ही जाऊंगी। फिर उसका दोस्त शिमचोंग से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही थी। शिमचोंग कहती है कि मैं पैसे लेने जा रही थी। फिर वो उससे वही पॉलीथिन बताती है जिसमें उसने अपने आंसू के बदले मोती इकट्ठे करे थे। उसका दोस्त जब वो मोतियां देखता है तो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम तो बड़ी शातिर निकली, ये कहाँ से लेकर आई। तब शिमचोंग कहती है कि बहुत मेहनत से मैं ये लाई हूँ। फिर वो उसमें से मोती लेने की बात करता है, लेकिन शिमचोंग उसे कहती है कि नहीं, ये सिर्फ जुन के लिए है। लेकिन उसका दोस्त चालाकी से उस पॉलीथिन में से एक मोती चुरा लेता है। नेक्स्ट डे शिमचोंग मेल मरमेड जंगहुन से मिलने जाती है। तभी उसके सीने में अचानक से दर्द होने लगता है। वो शिमचोंग को बताता है कि मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसीलिए मेरे सीने में दर्द होने लगा है। और अब तो मेरी गर्लफ्रेंड की भी शादी हो चुकी है, वो भी मेरे पास अब कभी नहीं आएगी। फिर शिमचोंग कहती है कि तुम फिर से समंदर में क्यों नहीं चले जाते हो। जंगहुन कहता है कि वहाँ जाने से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे वैसे भी मरना तो है ही। फिर वो शिमचोंग से कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, फिर से समंदर चली जाओ। लेकिन शिमचोंग मना कर देती है और कहती है कि मुझे वहाँ जुन की याद आएगी। अब शिमचोंग उससे पूछती है कि मेरे पास जीने के लिए और कितना वक्त बचा है। जंगहुन कहता है कि मालूम नहीं, लेकिन मुझे देखकर तुम अंदाजा लगा सकती हो। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर वो दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और शिमचोंग रोने लग जाती है। आगे जुन को अपने अंकल की याद आती है और वो उन्हें कॉल लगाता है, लेकिन उनका फोन अभी भी बंद आ रहा था। फिर वो उन्हें मैसेज करके कहता है कि हेलो, मैं जुन, आपका कॉल बंद आ रहा है, मुझे कॉल करें। अब उसके अंकल का फोन देयंग के पास होता है। वो जुन के मैसेज का रिप्लाई करता है कि मैं ठीक हूँ और उसे कल शाम मिलने के लिए बुलाता है। अब शिमचोंग को नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो नीचे जुन के पास आती है और उसे पूछती है कि मैं तुम्हें कब पसंद आने लगूंगी, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है और तुम मुझे कब से प्यार करने लगोगे। जुन कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। जुन कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा, तुम सच में पागल हो। जुन कान खुजलाता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर सकता। शिमचोंग को समझ आ जाता है कि जुन झूठ बोल रहा है। वो पूछती है क्यों। जुन कहता है किसी को प्यार करना बहुत मुश्किल होता है, किसी से प्यार एकदम से नहीं हो जाता। लेकिन शिमचोंग कहती है कि ऐसा नहीं है, जब तुम मुझसे प्यार करने का सोचो तो मुझे बता देना। अब इनकी बातों से दोनों को रात भर नींद नहीं आती और वो दोनों सोचते ही रहते हैं। आगे चाशा की भाभी जिंजू उसे एडवाइस देती है कि तुम जिस लड़के से प्यार करती हो उसकी माँ को काबू में रखना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए, और फिर वो लड़का तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। चाशा कहती है लेकिन वो अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताता ही नहीं है और मुझे उसकी माँ के बारे में भी नहीं पता है। तभी जुन की माँ यानी उसके घर के सर्वेंट उनके लिए कॉफी लेकर आती है। चाशा को वो कॉफी पसंद नहीं आती है और वो थूक देती है। जुन की माँ कहती है कि आपकी वाली कॉफी खत्म हो चुकी है, मैं आपके लिए और लेकर आ जाऊंगी। फिर वो चाशा से कहती है कि अच्छी कॉफी दूर से आती है, तुम्हें सबसे तमीज से बात करनी चाहिए। तभी जिंजू चाशा से कहती है अरे जाने दो इसे, ये तो पागल है। अब चाशा जुन की माँ के बारे में उसके दोस्त से पूछती है। वो उसे बताता है कि जब वो 10 साल का था तभी वो दोनों अलग हो गए। जुन ने अपनी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आज तक उसे अपनी माँ नहीं मिली। अब चाशा कहती है कि मुझे ही जुन की माँ को ढूंढना होगा। इसके बाद शिमचोंग चाशा को रोक कर कहती है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो चाशा से पूछती है कि अगर मुझे जुन को पटाना है तो क्या करना होगा। फिर चाशा उसे कहती है जुन को लोगों से दूर रहना पसंद है, इसीलिए तुम्हें जुन से दूर रहना चाहिए। अब शिमचोंग समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए वो कहती है कि तुम कितनी झूठी हो, अब मैं इसका उल्टा ही करूंगी, अब हमेशा जुन के पास ही रहूंगी। ये सुनकर चाशा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब जुन लाइब्रेरी जा रहा होता है, तब शिमचोंग उसके पास जाकर चिपकने लगती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा इरादा बना मुझसे प्यार करने का। जुन कहता है कि भला एक दिन में कौन प्यार कर सकता है। फिर जुन उसे भी अपने साथ लाइब्रेरी लेकर जाता है। लाइब्रेरी में शिमचोंग जोर जोर से बात कर रही होती है। तभी जुन उसे समझाता है कि यहाँ धीरे आवाज में बात करते हैं। फिर शिमचोंग कहती है कि मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे करीब आकर कान में कह सकती हूँ। इस पर जुन हंसने लग जाता है। तभी वहाँ एक लड़की जुन को आकर एक नोट देकर चली जाती है। उस नोट पर उसने लिखा था कि अगर आप दोनों को इसी तरह बात करनी है तो बाहर जाकर करें।
अब शिमचोंग पूछती है कि आखिर इसमें क्या लिखा है। जुन कहता है कि उसने ये लिखा है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। ये सुनकर शिमचोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को मारने के लिए उठ जाती है। तभी जुन उसे संभाल लेता है। अब जुन हिस्टोरिक बुक में राजा किम के बारे में पढ़ रहा होता है। उसे पता चलता है कि राजा 27 साल की उम्र में ही मर गया था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जलपरी को वेद जी के पास लेकर आया होता है। वो राजा से कहता है कि जलपरी ज्यादा टाइम तक यहाँ रही तो ये मर जाएगी, इसीलिए इसे जल्द से जल्द समंदर में भेजना होगा ताकि इसकी तबीयत ठीक हो सके। अब राजा वो ग्रीन करा जलपरी के हाथ में पहना देता है। उधर हॉस्पिटल में जिनका सौतेला भाई सेक्रेटरी से मिलने आया होता है। वो सेक्रेटरी की पत्नी को दिलासा देता है कि वो इस एक्सीडेंट की सच्चाई का पता जरूर लगाएगा। अब शिमचोंग लाइब्रेरी से अपने दोस्त जंगहुन से मिलने जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। तभी वहां पर जंगहुन की गर्लफ्रेंड किम हेजिन आती है। जब उसे पता चलता है कि जंगहुन अब नहीं रहा तो वो उदास हो जाती है। फिर वो वहां अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक गिफ्ट छोड़कर गया था। उस बॉक्स में पिंक कलर की मोती की रिंग होती है। शिमचोंग उसे देखकर कहती है कि खुशी के आंसू। उसे जंगहुन की बात याद आ जाती है जब उसने उसे कहा था कि पिंक कलर का मोती तब आता है जब हम खुशी के आंसू रोते हैं। फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड से कहती है वो हमेशा तुम्हारा ही जिक्र करता था और तुमसे बहुत प्यार करता था। किम हेजिन कहती है कि उसने मेरे से बहुत सारे राज छुपा कर रखे थे। फिर शिमचोंग कहती है कि जब तुम्हें उसके बारे में सच्चाई पता चली तो उसने तुम्हारी याददाश्त नहीं मिटाई। वो नहीं चाहता था कि तुम दोनों की अच्छी यादें भी मिट जाए। अब किम हेजिन उसकी यादों में इमोशनल होकर रोने लग जाती है और शिमचोंग को भी बहुत दुख होता है। वो भी उदास हो जाती है। आगे जुन को देयंग उसका अंकल बनकर मैसेज करता है और एक जगह पर बुलाता है। जुन उस जगह पर आता है और वो जगह बहुत पुरानी होती है। वो अपने अंकल को ढूंढने के लिए उन्हें कॉल लगाता है। तभी उसे शिमचोंग का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि मेरी तबीयत सही नहीं है। तभी वहाँ पीछे से देयंग आ जाता है। वो अपनी शक्ल नहीं दिखाता, लेकिन जुन उसे देखकर समझ जाता है कि ये वही है जो कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था। फिर वो उसे अपने अंकल के बारे में पूछने लगता है, लेकिन देयंग उस पर अटैक करने लग जाता है। उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। जब जुन उसकी शक्ल देखता है तो उसे वही गांव के मुखिया की शक्ल याद आ जाती है। फिर जैसे ही देयंग उसे जान से मारने वाला होता है, पुलिस की गाड़ियां वहां आ जाती है और डर के मारे देयंग वहां से भाग जाता है। दरअसल वो नकली पुलिस की गाड़ियां होती है जो जुन के दोस्त ने ही भेजी थी। जुन ने उस जगह पर आने के बाद अपने दोस्तों को कॉल करके कहा था कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए वो नकली पुलिस की गाड़ियां वहाँ आई थी। अब जुन शिमचोंग के पास पहुंच जाता है। शिमचोंग जब उसके चोट के निशान देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है और उसे सवाल पूछने लग जाती है। जुन भी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ और उसका फीवर चेक करने लगता है। फिर शिमचोंग उसे कहती है कि मैं चाह कर भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें चोट लगे, तुम बीमार पड़ जाओ और जख्मी हो जाओ। मेरी वजह से मैं किसी भी हाल में तुम्हें परेशान और तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, इसीलिए अब मैं तुमसे दूर और यहाँ से जा रही हूँ। अब जुन उसे कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना प्यार करने के बारे में, मैंने इरादा कर लिया और अब तुम यहाँ से मत जाओ। आगे हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ राजा जख्मी जलपरी के हाथ पकड़े हुए बैठा है। जब जलपरी को होश आता है तो वो राजा से कहती है कि मुझे फिर से समंदर में लौटना होगा और यही एक रास्ता है जिससे हम दोनों जिंदा रह सकते हैं और पहले की तरह मैं तुम्हारे याददाश्त मिटा दूंगी, लेकिन मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगी। लेकिन इस बार राजा उसे याददाश्त मिटाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो दोनों की यादें हमेशा अपने साथ रखना चाहता था। फिर राजा और जलपरी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।